15 मार्च की वो शाम, जब दंतेवाड़ा की शांत वादियों में गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। लगभग 300 से 350 माओवादी लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया और पीछे छूट गए। 54 लाशें, जिनमें शामिल थे 15 सुरक्षा बलों के जवान और सलवा जुडूम के दर्जनों युवा। ये था भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक माओवादी हमला। 15 मार्च की वो दोपहर, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मौसम बिल्कुल शांत था। सुरक्षा बलों और सलवा जुडूम के युवाओं का काफिला गांवों के बीच गश्त पर निकला था। करीब 70 से 80 लोग, जिनमें जवान और स्थानीय आदिवासी युवा शामिल थे, मलवाड़ा और रानी बोदली के जंगलों के रास्ते से गुजर रहे थे। पर क्या किसी को अंदाजा था कि इन घने जंगलों के पीछे मौत छुपकर इंतजार कर रही थी? इन लोगों के एक एक कदम पर नजर रखी जा रही थी। माओवादी लड़ाके, जो 300 से 350 की संख्या में थे, पहले से ही इनकी रूट, मूवमेंट और टाइमिंग को जान चुके थे। उन्होंने पूरे इलाके में आईईडी बिछा रखे थे और खुद ऊंची ऊंची चट्टानों और पेड़ों के पीछे घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही काफिला एक संकरे घाटी जैसे इलाके में पहुंचा, चारों ओर से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। काफिले का सबसे आगे चल रहा वाहन हवा में उड़ गया और फिर जैसे जंगल ने खुद हमला कर दिया हो। चारों ओर से गोलियों की बरसात, हैंड ग्रेनेड और चीख पुकार की आवाजें फैल गईं। कई जवानों को समझ भी नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। कुछ ने तुरंत पोजीशन ली, पर ज्यादातर को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। सलवा जुडूम के युवा, जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग या हथियार नहीं थे, वो तो बस बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन जंगल का हर पेड़, हर चट्टान उस दिन माओवादियों का साथी बन गया था। इस मुठभेड़ ने 10 से 15 मिनट में ही दर्जनों जिंदगियों को खत्म कर दिया। कई जवान और ग्रामीण घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और जो बचे वो जंगल में छिपने की कोशिश करने लगे। लेकिन घेराबंदी इतनी घातक थी कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस एकतरफा कत्लेआम में 54 लोग मारे गए। उनमें से 15 थे सुरक्षा बल के जवान और बाकी सलवा जुडूम के वो युवा जो अपने गांव की सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे, लेकिन खुद की जान तक न बचा सके। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था एक मैसेज माओवादियों की तरफ से कि जो उनके खिलाफ खड़े होंगे वो मिटा दिए जाएंगे। इस हमले के पीछे कोई आकस्मिक गुस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी योजनाबद्ध साजिश थी। माओवादियों ने इस ऑपरेशन को सैन्य स्तर की रणनीति से अंजाम दिया। जगह दंतेवाड़ा का एक सुनसान दुर्गम जंगल, जहां सरकारी निगरानी लगभग शून्य थी, लेकिन माओवादियों के लिए यही इलाका उनका किला था। हर पेड़, हर चट्टान, हर मोड़ उनकी जासूसी की आंखें और हमले के ठिकाने थे। इस ऑपरेशन का कोड नाम था घेरा। लगभग 300 से 350 लड़ाके, जिनमें से कई महिलाएं भी थीं, सबको अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया। हर टुकड़ी का एक खास काम था। कोई आईईडी लगाना, कोई पहाड़ी पर नजर रखना, कोई काफिले की घेराबंदी करना। सब कुछ घंटों नहीं बल्कि हफ्तों तक प्लान किया गया। और सबसे खतरनाक बात, काफिले की मूवमेंट, टाइमिंग और रूट माओवादियों को पहले से ही पता था। इसका मतलब यह था कि या तो कोई मुखबिर था या फिर उन्होंने बहुत करीबी निगरानी की थी। आईडीज यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को जमीन के अंदर बहुत चतुराई से छिपाया गया था, इतना चालाकी से कि कोई अनुभवी जवान भी पहचान नहीं पाता। और फिर जैसे ही काफिला उस घाटीनुमा इलाके में पहुंचा, उन्हें ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं हर तरफ से घेर लिया गया। माओवादियों के पास AK-47, LMGs और देसी बम भी थे। उनके पास पोजीशन की ऊंचाई थी, जिससे उन्हें पूरा फायदा मिला। वहीं सलवा जुडूम और सुरक्षा बल के जवान नीचे घाटी में फंस गए, बिल्कुल एक शिकार की तरह। इस हमले की खूबसूरती नहीं, बल्कि इसकी दर्दनाक कामयाबी थी कि सरकार और सुरक्षा बलों को इस हमले का अंदाजा 1 सेकंड पहले तक भी नहीं था। यह था माओवादियों का एक वॉर लेवल ऑपरेशन, जो उन्हें न सिर्फ मनोवैज्ञानिक बढ़त दिला गया, बल्कि पूरे देश को झकझोर गया। इस हमले में सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं मारे गए थे, बल्कि सबसे ज्यादा जाने गई थी सलवा जुडूम के युवाओं की। लेकिन सलवा जुडूम था क्या? क्यों माओवादी उनसे इतनी नफरत करते थे? सलवा जुडूम एक ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में उम्मीद भी था और आग भी। 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने जब देखा कि नक्सलवादी इलाकों में आम आदिवासी लगातार डर के साए में जी रहे हैं, तो एक नई रणनीति बनाई गई। नाम रखा गया सलवा जुडूम, मतलब शांति की खोज। सरकार ने स्थानीय आदिवासी युवाओं को संगठित किया, उन्हें हथियार दिए और नक्सलियों के खिलाफ खड़ा किया। ये थे वो लोग जो कभी नक्सलवादियों के गांवों में रहते थे, लेकिन अब बन गए थे सरकारी मदद से चलने वाली मिलिशिया। इनमें से कुछ को स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे,
एसपीओज का दर्जा मिला। उन्हें ट्रेनिंग दी गई और उन्हें सुरक्षा बलों के साथ ऑपरेशन में भेजा गया। अब ये लड़के कल तक जो जंगल में लकड़ी काटते थे, आज जंगल के भीतर AK-47 लेकर नक्सलियों का पीछा कर रहे थे। यहीं से शुरू हुई रक्त और बदले की कहानी। माओवादियों ने उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया। उनके गांवों को टारगेट किया गया, परिवारों को धमकी दी गई और जब भी मौका मिला सलवा जुडूम के लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। इस हमले में जो 39 से ज्यादा लोग मारे गए, वे सभी आदिवासी युवा थे जो या तो सलवा जुडूम के सदस्य थे या फिर उन्हें सरकार समर्थक समझा गया। ये वो लड़के थे जो दो आग के बीच फंस गए थे। एक तरफ नक्सली जिनके लिए ये गद्दार थे, दूसरी तरफ सरकार जो उन्हें एक मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी, और बीच में उनकी जिंदगियां, सपने और घर वाले सब राख हो गए। 15 मार्च 2007 की वो रात जब दंतेवाड़ा की घाटियों में सन्नाटा भी डर से कांप रहा था। लगभग 300 से 350 हथियारबंद माओवादी घने जंगलों से निकलकर धीरे धीरे एराबोर कैंप की ओर बढ़ रहे थे। उनका निशाना था वो कैंप जिसमें ठहरे थे CRPF जवान और सलवा जुडूम के युवा। रात के करीब 2 बजे चारों ओर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियां बरस रही थीं, बारूदी सुरंगें फट रही थीं और जंगल अब मौत का मैदान बन चुका था। माओवादियों ने पूरी योजना बनाई थी, सिर्फ हमला करने की नहीं बल्कि पूरे कैंप को खत्म करने की। कई हमलावरों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी ताकि अचानक हमले में भ्रम फैलाया जा सके। CAPF और SPOs को जवाबी फायरिंग का समय ही नहीं मिला। कुछ जवानों ने मोर्चा लेने की कोशिश की, लेकिन भारी संख्या और अचानक हमले ने उन्हें घेर लिया। कैंप की बाउंड्री दीवारें टूट चुकी थीं, बंकर ध्वस्त हो चुके थे और चारों तरफ चीखें, बारूद और खून फैला हुआ था। 54 लोग मारे गए थे, 15 CRPF जवान, 39 से ज्यादा सलवा जुडूम के युवा। इनमें से कई की लाशें जला दी गईं, कुछ को गोली मारने के बाद कैंप के भीतर ही फूंक दिया गया। सरकार के लिए यह सबसे बड़ा झटका था और माओवादियों के लिए एक जीत का प्रतीक। इतना बड़ा हमला, इतने ज्यादा हमलावर, इतनी घातक रणनीति। तो फिर सवाल उठता है, क्या सरकार को इसकी भनक नहीं थी? कई मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया सूत्र बताते हैं इस इलाके में माओवादी मूवमेंट पिछले कई हफ्तों से बढ़ा था। जंगलों में गुप्त मीटिंग्स, बाहरी लोगों की आवाजाही और गांवों में अचानक सन्नाटा, ये सभी संकेत थे किसी बड़े हमले के। लेकिन स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। न ही कैंप की सुरक्षा बढ़ाई गई, न ही माओवाद प्रभावित इलाकों में गश्त तेज हुई और न ही सलवा जुडूम के युवाओं को ठोस प्रशिक्षण दिया गया। जिन युवाओं को बंदूक पकड़ा दी गई, उन्हें न अनुभव था, न ही कोई रणनीतिक ट्रेनिंग। और जब हमला हुआ तो सरकार और अधिकारी सिर्फ आंकड़े गिनते रह गए। 54 मौतों के बाद पिछले कामों पर अफसोस जताया गया, शोक सभाएं हुई, जांच कमेटियां बनी, लेकिन सच तो यह है कि इन 54 लोगों की मौत टाली जा सकती थी। सलवा जुडूम एक ऐसा नाम जिसे सरकार ने बताया था आदिवासियों की क्रांति, लेकिन हकीकत में क्या यह समाधान था या फिर एक और त्रासदी का बीज? 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सलवा जुडूम की शुरुआत की, एक जन जागरण अभियान के तौर पर। लक्ष्य था आदिवासी युवाओं को माओवादी विचारधारा से हटाकर उन्हें सरकारी सुरक्षा बलों के साथ खड़ा करना। धीरे धीरे इन युवाओं को हथियार दिए गए, उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स SPOs बना दिया गया। बिना पूरी ट्रेनिंग, बिना सुरक्षा ढांचे के इन्हें सीधे मोर्चे पर भेजा गया। ये ना पूरी तरह जवान थे, ना ही आम नागरिक, बल्कि ये बन गए माओवादियों और सरकार के बीच फंसे सॉफ्ट टारगेट्स। माओवादियों ने इन्हें गद्दार कहा और सलवा जुडूम से जुड़े गांवों पर बार बार हमले किए, और सरकार ने इनकी रक्षा तक नहीं की। कई गांवों को खाली करवाकर सलवा जुडूम कैंप बना दिए गए। वहीं हजारों आदिवासी अपने घर, जमीन और पहचान से कट गए। दंतेवाड़ा में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो सलवा जुडूम जैसी नीति की विफलता की मिसाल बन गया और अंत में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस कहानी में न कोई विजेता है, न कोई वीर, बस आम लोग हैं जो दो बंदूकों के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्ची और जरूरी कहानियां हम आप तक लाते रहें।